प्रिय मेहमानों, आज हम सभी कक्षा अष्टम नागरिक शास्त्र में पाठ 3 में जिसका अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है न्यायपालिका, उसके दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जाने कि आप किस व्यक्ति को या किस संस्था को स्वतंत्र कब कह सकते हैं। हम उसको स्वतंत्र तब कह सकते हैं कि जब उसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, किसी दूसरे संस्था का उस संस्था पर नियंत्रण ना हो, तभी हम उसको स्वतंत्र कह सकते हैं। तो चूंकि न्याय व्यवस्था में यदि किसी का हस्तक्षेप है तो वह जाहिर सी बात है कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती है या निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकती। आप कल्पना करिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। आप कल्पना करिए, ऐसा है नहीं, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप कल्पना करिए कि यदि उसको अधिकार है कि वह एक न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है, उसके पास इतनी शक्ति है, या उसका तबादला कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह उस नेता से, उसकी शक्ति से डरता है कि वो हमको हटा सकता है या हमारा यहां से ट्रांसफर यानी तबादला करवा सकता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कभी भी फैसला नहीं ले सकते। यदि उस नेता का किसी न्यायाधीश पर नियंत्रण है तो क्या वह स्वतंत्र फैसला ले सकता है? कभी नहीं। वह हमेशा उसके पक्ष में ही फैसला लेगा। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है या प्रभावित करने का प्रयास किया है। लेकिन भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है कि इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ पर किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका में दखल देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू और है। एक पहलू यह भी है कि शक्ति का बंटवारा, जैसा कि हम पिछले भी अध्याय में पढ़े, हम लोग अपने पढ़ा कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। हमारे संविधान का क्या एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह कि विधायिका और कार्यपालिका, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि जो सरकार के अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका और कार्यपालिका है, ये सरकार की अन्य मुख्य शाखाएं, ये सरकार की क्या है? शाखाएं हैं। यह भी न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं और यह प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हो सकती और न ही हैं और न ही वे सरकार की ओर से काम करते हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने काम को स्वयं करती है और निष्पक्ष तरीके से किसी भी मामले में अपना निर्णय सुनाती है। शक्तियों के इस व्यवस्था को, शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की, इस नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाएं जो विधायिका और कार्यपालिका है, इसका कोई दखल नहीं होता है या ना हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने पर किसी भी न्यायाधीश को हटाने में बहुत मुश्किल होती है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है, उनको सबल बनाती है कि वह निष्पक्ष तरीके से अपने निर्णय को सुना सके या किसी के पक्ष में पक्षधर होकर के अपने फैसले को प्रभावित ना होने दे। ऐसी ताकत अदालतों को हमारा संविधान देता है या हमारे न्यायपालिका को देता है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है।
उसको यह भी अधिकार है शक्ति के बंटवारे में कि उसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग, जो उनकी शक्तियां दी गई हैं उसका दुरुपयोग वो न कर पाए, ऐसा भी अधिकार न्यायपालिका के पास है कि उस पर रोक लगा सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। इसकी रक्षा कौन करता है? तो जो हमारी न्यायपालिका है वो इसकी रक्षा करती है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जाकर के अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होगी और उस पर उचित फैसला। अब सवाल है कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कहते हैं उसको। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी भी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। आप जिलों में देखते होंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, जिला न्यायाधीश, वह अधीनस्थ न्यायालयों में ही बैठते हैं। हर जिले में या हर जिले में एक न्यायाधीश बैठता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालतें होती हैं या उस राज्य की यह सबसे ऊंची अदालतें होती है। जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, उसको उस राज्य का सबसे ऊंची अदालत माना जाता है, कहा जाता है। उच्च न्यायालयों से भी ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, या देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। जो देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के क्या होंगे? मुखिया। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं या मानने होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अदालतें या भारत में अदालतों की संरचना, अदालतों की संरचना। अदालतों की संरचना कैसे है? पहले अधीनस्थ न्यायालय, जो प्रत्येक जिले में होते हैं। देश के जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले में दूसरा है उच्च न्यायालय, जो प्रत्येक राज्य में होता है। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, जो देश में एक होता है। तो इस प्रकार से भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? पहला अधीनस्थ न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक जिले में होती है, जिसमें सारे विवादों का निपटारा किया जाता है उनकी सुनवाई के द्वारा। दूसरा उच्च न्यायालय यानी प्रत्येक राज्य में होती है, जो उस राज्य की सबसे ऊंची न्यायालय मानी जाती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह देश में एक होता है, जिसके निर्णय को पूरे देश को मानना पड़ता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम आपको एक संरचना दे रहे हैं, जिसमें आपको इसको भरना है कि देश में अदालतों का एक पिरामिड है।
इसमें आप भरिए कि अधीनस्थ न्यायालय कहाँ आएंगे, उच्च न्यायालय कहाँ आएंगे और सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कहाँ होगी। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और इन सभी को आप अपनी फेयर कॉपी में लिख भी सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आगे की टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।